नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल आप देख ही रहे होंगे भैया, आज मैथ पेडागोजी की क्लास लेकर आए हैं जो आगामी एग्ज़ाम सी-टेट, यू-टेट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर इस वीडियो को आपने पूरा नहीं वॉच किया भैया तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस छूटने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए भैया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में कराने वाला है। कोई भी भैया चार्ज नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थी की परीक्षा लेनी चाहिए? क्या समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए, या अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड पजल्स या जिस सा पहेली आदि बनाया हल करना? कमेंट कीजिए, स्टार लगाना इस क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया भैया। जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली का अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उसमें आप क्या करेंगे एक शिक्षक के रूप में भैया? बिल्कुल बहुत अच्छे। रटकर याद करना, केवल वाले अक्षर बिल्कुल निगेटिव होते हैं, इनको तो पैसे ही हटा देना भैया अगर पॉजिटिव आंसर मांगा जा रहा है पेडागोजी में। तो अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, जिस सा पहेली आदि बनाया हल करना चाहिए। तभी बच्चे की ज्यामितियों से संबंधित कठिनाइयाँ दूर होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? क्या कक्षा कक्ष के अनुभव, क्या प्रतीकात्मक संकेत, क्या गणित की संरचना, या लैंगिक भेद? तो क्या होगा 2 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल भैया, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए क्या कारण नहीं माना जा सकता? लैंगिक भेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये कारण हो ही नहीं सकता। ठीक है साथियों, अरे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, बड़े ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित वीक, गणित सप्ताह मनाने की घोषणा। गणित का अर्थ क्या है भैया? मनाने की घोषणा की थी। तो गणित का अर्थ क्या है? संख्या, नवाचार और तकनीक में योग्यता में वृद्धि, संख्या नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि, या संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में योग्यता में वृद्धि, या फिर संख्यात्मक नवाचार और तकनीक में अभिवृत्ति में वृद्धि? तो कमेंट कीजिए भैया। बिल्कुल बहुत बढ़िया कमेंट की है मेरे भाई और बहनों ने। फिलहाल क्या होगा? संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि होनी चाहिए भैया। यही रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित वीक, गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है? क्या प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति, खंडन विधि, प्रत्यक्ष उपपत्ति, या प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति? तो क्या होगा 4 नंबर का राइट आंसर? 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। यानी प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति ही प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या का अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है गणनाओं में प्रवीणता की,
अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की या हल को याद करने की। हमने बोला भैया कंठस्थ करना, याद करना, रटना, ये नेगेटिव पॉइंट होते हैं। अब आपके पास 2 चीज़ें बची हैं, तो अब इसमें से बताइए गणनाओं में प्रवीणता ही होनी चाहिए? नहीं भैया, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है भैया, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। वीडियो अगर फास्ट लगे तो वीडियो को रोक रोक कर देखना भैया। फिलहाल आपके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? बेहद इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाना, वीडियो पूरी वॉच करना भैया। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे। क्या डेविड डीलर ने कहा था, जॉर्ज पोल्या ने, वेन हॉयल ने या वाइगोत्स्की ने? तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डेविड डीलर ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गणित में दुष्यंतांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? है मत देख लेना भैया, नहीं पूछा गया है। क्या पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति, लिंग या परीक्षा पद्धति? तो क्या होगा 7 नंबर राइट का? बिल्कुल, गणित में भैया लिंग जो है वो दुष्टता का कारण नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्याएं होता है? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो अपने आप में और किसी दूसरे नंबर से ना कटे भैया, सॉरी, जो अपने आप और एक को छोड़ करके किसी और से नंबर ना डिवाइड हों तो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, ये आपकी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल, मैं आपको समझा रहा हूं भैया। इनको और इनको जोड़ोगे तो 3। क्या 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 नहीं मिलता? 8 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं भैया, तो ये कथन हमारा इनकरेक्ट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। 1 नहीं होती है भैया, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। क्या कोई समअभाज्य संख्या नहीं है? बिल्कुल, ये भी गलत भैया, ये भी गलत, ये भी गलत। यानी एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। बिल्कुल भैया, 3 आया, 5 आया, क्या है ये? विषम संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है? क्या समतल, बिंदु, रेखा, चतुर्भुज के विकर्ण? तो क्या होगा 9 नंबर का करेक्ट आंसर? बिल्कुल, बिंदु जो है भैया वो गणित में पदों में से परिभाषित नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो कमेंट कीजिए 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। यही परियोजना जो होती है भैया गणित की सही नहीं है। ठीक है, फिलहाल अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है 2 स्तंभीय तालिका को जिसमें अभिगृहित और निगमत है, किसी आकृति को खींचने के पद को, कथन के तर्क या औचित्य को, या ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को। तो क्या होगा 11 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, कमेंट कीजिए मेरे भाई और बहनों। बहुत अच्छे, यानी कथन के तर्क या औचित्य को भैया ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? क्या सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप
या क्रम परिवर्तन? क्या होगा 12 नंबर? बिल्कुल, जो ज्यामिति बीजगणित होता है भैया उसमें माप यूज नहीं की जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप यानी पैटर्न होता है, एंगल यानी कोण, सममिति या चौपड़? तो क्या होगा 30 नंबर? बिल्कुल, कोण, जो आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से प्राथमिक स्तर में भैया आपको कोण नहीं सिखाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय के प्रवीण हैं? वर्गीकरण, प्रतिवर्ता, आनुपातिक विवेचन या पंक्तिबद्धता? प्रतिवर्तता, आनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, आनुपातिक विवेचन या डी ऑप्शन पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण या प्रतिवर्तता? तो 14 नंबर, आप भैया 8 से 9 वर्ष के हैं, प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, संख्याओं के संदर्भ में क्या सही होगा इसमें से? बिल्कुल, पहले हम पंक्तिबद्धता कराएंगे, फिर उसका वर्गीकरण सिखाएंगे, फिर प्रतिवर्तता सिखाएंगे भैया। बिल्कुल, 14 नंबर का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी ढिलाई नहीं भैया, बिल्कुल बहुत अच्छे। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं, फिर इसमें से आपको 4 सही छांटने हैं। क्या चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे से विभाजित करता है, या कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है? तो क्या करेगा भैया, कमेंट कीजिए। बिल्कुल, पहले क्या करेगा, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। कोई भी बच्चा रोटी लाया भैया, उसका एक टुकड़ा एक बीच में से उसे डिवाइड किया तो ये आधा हो गया और ये आधा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित होता है, यानी पहले 3rd आएगा, फिर 1st आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है, यानी 4th नंबर आएगा। फिर उसके बाद आधे का चिन्ह लिखेगा, क्योंकि सबसे बाद में आपको चिन्ह की जानकारी देनी है बच्चे को। तो 3rd, 1st, 4th और 2nd किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये बच्चे के द्वारा की गई परियोजना और क्षेत्र कार्य को सम्मिलित करता है, या ये बच्चे द्वारा किए गए कार्य को गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर, सॉरी साथियों ये मिस्टेक हो गई है, इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मानदंड पर होने पर ना होने, इस क्वेश्चन को काट दीजिए, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता? क्या छात्रों का पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक अभिलेख, सत्रांत परीक्षा या क्षेत्र भ्रमण? तो क्या होगा 17 नंबर? बिल्कुल, सत्रांत परीक्षा जो है वो भैया रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आती है। पोर्टफोलियो ये भी आपका रचनात्मक आकलन है, उपाख्यानात्मक अभिलेख ये भी आपका, क्षेत्र भ्रमण ये भी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है, लेकिन सत्रांत जो परीक्षाएं होती हैं वो आपकी भैया बिल्कुल बहुत अच्छे से रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आती। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर ध्यान से पढ़ना है, गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन से आकलन का साधन उपयुक्त होता है? क्या होगा 18 नंबर में? क्या मानक संदर्भित आकलन, क्या सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं, क्या योगात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन? गणित में दुश्चिंता से ग्रस्त छात्र है भैया, बिल्कुल उसके आकलन के साधन के लिए क्या करना होगा आपको?
बहुत अच्छे। यानी एक सहयोग देना होगा और एक रचनात्मक आकलन अपनाना होगा। यानी वी एंड डी देखिए किस में होगा, 2 नंबर में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते प्रस्तुत करते हैं। पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ा योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। उपर्युक्त प्रश्न का उदाहरण है भैया। कैसे? क्या खुले सिरे वाले प्रश्न, या परिमितोत्तर बंद सिरे वाले प्रश्न, या स्मरण आधारित प्रश्न, या 4 ऑप्शन से बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या कहा? एक गणित के अध्यापक हैं आप, तो छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं, पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए। तो पूर्णांकों का जोड़ा भैया हर बच्चा अपनी तरह से अलग अलग तरीके से लिखेगा। तो ये क्या हो गया, एक आंसर के कई आंसर एक क्वेश्चन के कई आंसर आ रहे हैं। जब एक क्वेश्चन के कई आंसर आएँ तो वो भैया खुले सिरे वाले होते हैं, और बंद सिरे वाले प्रश्न जो होते हैं वो उनका एक ही आंसर होता है, यस और नो। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आ रही भैया तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश करेगा। क्या गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा भैया छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति को देखना, या संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, या गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करना बिल्कुल। बहुत बढ़िया। क्या होगा? बिल्कुल छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि और संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति। ये नहीं भैया और ये भी नहीं, बिल्कुल। तो ए और सी किस में है? थर्ड वाले ऑप्शन में। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षक को क्या परामर्श देंगे? क्या बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएं, या सेकंड ऑप्शंस अभिभावकों को परामर्श देना कि वे बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं, या बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्य विधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, या फिर वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना। तो भैया क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करना बिल्कुल। 21 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। यानी बच्चों देखिए अभ्यास कराना बिल्कुल नहीं, अधिक अधिक पुस्तकें, क्या पुस्तकें ही पढ़ाएंगे? क्या कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे कोई? बिल्कुल गलत भैया। ट्यूशन तो पढ़ाना ही नहीं है, बच्चों के वर्ष के अंत बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना हो सकता है, लेकिन बच्चे को उनके अवधारणात्मक और कार्य विधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करना, यही 21 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है भैया? इसे सिर्फ विद्यार्थियों के फर्स्ट ऑप्शन, इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन, इसे कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाना चाहिए, जो कि विद्यार्थियों को प्रगति करने में सहायता करेगा। या इसे गणितीय निर्देशों का हिस्सा भाग नहीं होना चाहिए, अपितु इसे गणितीय निर्देशों में पृथक करके किया जाना चाहिए। या फिर स्व आकलन प्राथमिक कक्षाओं में संभव नहीं है। तो क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल 22 का राइट आंसर, कमेंट तो करना भैया बिल्कुल। यानी कि कथन कौन सा उपयुक्त होगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें फोर्थ ऑप्शन कट हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी। फिलहाल आपका जो आंसर होगा वो भैया बिल्कुल इन्हीं में होगा, तीनों में ही होगा। आपको कमेंट करना है
गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण क्या हो सकता है? क्या अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना? शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर समस्या को हल करने के लिए कह रहा है, या शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त है? तो क्या होगा 3 नंबर का राइट आंसर 23 का? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या होगा? शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ संलग्न है। अगला क्वेश्चन 24, गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश करना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों को हिस्सा बनाना, या उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति भैया, बिल्कुल विवश तो करना ही नहीं है। उच्च स्तरीय चिंतन के लिए नहीं भैया, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना है। 24 का राइट आंसर वी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृतियों के मुड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा? इन गतिविधियों से बच्चों में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी, बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगा, या बच्चों को वस्तुओं की ऊंचाई या मोटाई का ज्ञान होगा, या बच्चों को वस्तुओं के नक्शों के विषय में जानकारी मिलेगी। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करना भैया। बिल्कुल, बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी, इसीलिए डिब्बा का कॉन्सेप्ट लेंगे। वो कैसा खुलेगा, कैसा बंद होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है सर्वेक्षण आधारित परियोजना क्या होती है? आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है, या पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना को समझने में मदद करती है, या उपरोक्त दोनों? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। दोनों क्यों मार रहे हैं भैया? बिल्कुल गलत। सर्वेक्षण आधारित आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत सही से सही जा रहे हो, बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी चल रही है भैया। गणित कक्षा 4th की शिक्षिका शर्मिला सांगमा अपने शिक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनका उद्देश्य क्या होगा? सीखने की एक समान गति पर बल देना, बच्चों की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ाना, या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, या उपरोक्त सभी? 27 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आप भैया बिल्कुल डी तो नहीं मारिए, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपना रही है भैया, बिल्कुल, तो बच्चे की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ा रही है, एक समान गति बल नहीं देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है? क्या संबंधित पाठ के उद्देश्य को, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों को, या संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक को, या बच्चों के नाम व पता को? तो आप टीचर बनेंगे, आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल, 28 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। संबंधित पाठ का उद्देश्य क्या है भैया? यही सबसे पहले उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, गणित शिक्षण में पाठ योजना का सही क्रम क्या है? ये पूछा गया है आपसे। क्या होगा भैया? कमेंट करना। वेरी गुड भैया, बिल्कुल, पहले क्या करेंगे हम? तैयारी करेंगे, ठीक है, फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर श्यामपट्ट कार्य देंगे भैया, फिर पुनरावृत्ति करेंगे उसकी, फिर गृह कार्य देंगे। यानी क्रम से लिखे हुए हैं ये, तो इसका मतलब क्रम से देखिए, सेकंड थर्ड ये कटा, थर्ड फर्स्ट थर्ड आ गया, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गणित की भाषा का अंग है संकेत, सूत्र, संख्याचर या सभी? बिल्कुल, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे आप डी क्यों मार रहे हैं भैया?
गणित की भाषा का अंग पूछा गया है तो ये संकेत होता है। ठीक है, ए करेक्ट आंसर होगा, डी मत मारिए भैया, सभी में डी नहीं होता है आंसर करेक्ट। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में होने वाली है। जय हिंद साथियों।